नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम तमाम विषय लेकर आते हैं खेती किसानी से जुड़े हुए और उनसे जुड़े हुए आपके हम प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के लाइव जवाब देते हैं, यानी सभी समस्याओं का समाधान होता है तुरंत, वो भी लाइव। आज के विषय क्या है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है रबी फसलों में एकीकृत पोषण प्रबंधन और साथ ही बात करेंगे दूसरे विषय पर, यानी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 2 टोल फ्री नंबर हैं जो कि अगले 1 घंटे तक आपके लिए यहाँ पर ये नंबर चालू रहेंगे। 1800-1130-60, 1800-1130-61। टोल फ्री नंबर के अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, यानी ईमेल से भी संपर्क कर सकते हैं। लाइव हम आपके ईमेल्स को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर ले, hellokisan2015@gmail.com। तो आपकी कॉल्स और आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह हम आपके लिए उपलब्ध हैं। तो जरूर हमें संपर्क करें और अपने दोनों ही विषय से जुड़े जो भी सवाल है हम तक पहुंचाएं। 2 मेहमान हमारे साथ रहेंगे कार्यक्रम में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर वेद प्रकाश वैज्ञानिक है, गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। और आप हमारा जो आज का पहला विषय है उस पर दर्शकों की कॉल लेंगे और उस पर विस्तार से जानकारी भी देंगे। और साथ ही हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक और मेहमान है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बबीता दिगवाल जी है जो कि सहायक प्रोफेसर हैं, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कृषि महाविद्यालय राजस्थान से। बहुत स्वागत है डॉक्टर बबीता जी आपका भी कार्यक्रम में। और आप हमें बताएंगे जी मोटे अनाज में किस तरीके से प्रसंस्करण किया जाए, यानी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न है आप हमें ईमेल कर सकते हैं, सवाल अपने हमें कॉल के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो अगला 1 घंटा आपके लिए है, बस सोचना क्या है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला विषय है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। रबी फसलों में एकीकृत पोषण प्रबंधन। एकीकृत पोषण प्रबंधन क्या है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से आप फसलों में अच्छी पैदावार ले सकते हैं, बढ़वार ले सकते हैं। और एकीकृत पोषण प्रबंधन यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं फसलों तक वो कौन कौन से तरीकों से पहुंचाया जाए ताकि अच्छा आपको लाभ तो मिले ही, इसके अलावा लागत भी कम हो और आपकी मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हो, फसलों में भी आप अच्छी बढ़वार ले सके, गुणवत्ता युक्त फसलें आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले पहला जो हमारा आज का विषय है उस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर प्रकाश, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एकीकृत पोषण प्रबंधन, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इसके क्या मायने हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एकीकृत पोषण प्रबंधन ये है कि हम रबी की फसल जब बोएं उससे पहले हमें कौन कौन से पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। फसल के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। द्वितीयक पोषक तत्व जो है हमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर ये जरूरत पड़ती है। साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कॉपर हो गया, बोरान, जिंक, मैंगनीज, क्लोरीन, यानी 17 पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हमारा जो मृदा का स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया है कि हम जो रासायनिक पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं उससे आज हमारा जमीन का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर गया है जी। सबसे पहले अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रारंभ किया है कि हर किसानों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार हो। उसके आधार पर अगर हम संतुलित पोषण प्रबंधन का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारी लागत कम आएगी और आय दुगनी होगी। इसमें किसान कैसे अपने मिट्टी का नमूना एकत्र करे, ये प्रश्न का विषय है। किसान भाइयों, हमें चाहे वो 1 बीघे का खेत हो या 1 एकड़ का खेत हो, कम से कम 8 या 10 जगह से 15 सेंटीमीटर की गहराई से गड्ढा लें और उसमें जब हम नमूना एकत्र करते हैं तो कुछ सावधानियां हैं। पहली सावधानी है कि हमें कोई पेड़ के नीचे का नमूना नहीं लेना चाहिए। दूसरी सावधानी है, कहीं अगर हमने कंपोस्ट का ढेर लगा रखा है या प्रेसमड का ढेर लगा रखा है तो वहाँ पास का नमूना नहीं लेना चाहिए। तीसरी सावधानी ये है कि जैसे खेत हमारा कहीं लोलैंड का है या अपलैंड का है तो सब कहीं का अलग अलग नमूना एकत्र करें।
जी। जब हमने नमूना ले लिया है उसको किसान भाइयों हम उसको 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। चलिए इसको हम और विस्तार से आगे बताएंगे कि ये तो अभी आपने जान लिया कि आप अपने खेत से मिट्टी का नमूना किस तरीके से ले, छायादार वृक्ष के नीचे से ना ले, मेड़ से ना ले, जहां खाद इत्यादि रखी हुई है वहां से ना ले, और अगर ऊपर नीचे है आपका खेत तो सब जगह से मिट्टी सैंपल आपको इकट्ठा करना है और उस इकट्ठी की गई मिट्टी को किस तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए या उसकी टेस्टिंग के लिए आगे की क्या विधि है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। खेत में लगी फसल से अच्छी पैदावार मिले उसके लिए कई कारक काम करते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पोषक तत्व। ये तत्व हर सीजन की फसल में अलग अलग दिए जाते हैं। अगर बात करें रबी फसलों की तो इसमें सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूं, शीतकालीन मक्का, शरदकालीन गन्ना की फसलें आती हैं। फसलों के सही विकास के लिए उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसीलिए हर फसल को उसकी जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व दिए जाते हैं। पोषक तत्वों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला मुख्य पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व में आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और कोबाल्ट आते हैं। सभी पोषक तत्वों को खाद और उर्वरक द्वारा मिट्टी में डाला जाता है। पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते समय किसान को फसल की किस्म, मिट्टी का प्रकार, जमीन में नमी की उपलब्धता और जमीन की उर्वरता को ध्यान में रखना होता है। रबी फसलों से ज्यादातर पैदावार लेने के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करके किसान लागत को भी कम कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता पर भी बुरा असर नहीं पड़ता। रबी फसलों के लिए प्रति एकड़ पोषक तत्वों, नाइट्रोजन, पोटाश की पूर्ति विभिन्न उर्वरक विकल्पों से की जा सकती है। और आज का हमारा दूसरा विषय जो है उस पर बात कर लेते हैं, यानी मोटे अनाज का कैसे हम प्रसंस्करण करें, कैसे प्रोसेसिंग करें, खाद्य प्रसंस्करण। और बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बबीता जी मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बबीता जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, जो आज का हमारा दूसरा विषय है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा वर्ष हम मिलेट ईयर के तौर पर मना रहे हैं और मोटे अनाज को लेकर, पोषक अनाज जिसे हम कहें या श्री अन्न कहें, इसको जागरूक करना है, इसके लेकर किसानों को और साथ ही उपभोक्ताओं को। ऐसे में प्रसंस्करण की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? हम लोग ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जो मना रहे हैं, इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ के स्थानीय मिलेट्स हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष जो स्थानीय मिलेट्स जिनको कि मोटा अनाज कहा जाता है, उनका पोषक मान बहुत उच्च। मोटा अनाज तो उसका हेलो जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हेलो जी बबीता जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये जो मोटा अनाज है उसके तत्व उच्च स्तर के हैं, और जो हमारे विश्व स्तर पर देश में तो कुपोषण पाया जा रहा है, उस कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर हम लोग मना रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिन चीजों को खाके हमारे शरीर में बीमारियां हुई हैं, उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हम मिलेट्स को प्रसंस्कृत करके, जिस तरीके से बिस्किट बनते हैं, केक बनते हैं, इनमें मैदा का यूज किया जाता है, तो हम उस मैदा को हटा करके उसकी जगह हम लोग मिलेट्स को यूज कर सकते हैं। मिलेट्स का उपयोग हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव देगा और हमारे शरीर में जो कुपोषण आ रहा है उस कुपोषण को नियंत्रित करेगा। तो हमारे यहाँ जो स्थानीय अनाज के तहत जिसको रखा गया है, जो मुख्य अनाज है बाजरा, ज्वार, फिर माइनर मिलेट्स में हम लोग बात करें तो कंगनी, कूड़ू, सांबा और रागी, ये जो पोषक तत्व, इन जो अनाजों की हम बात कर रहे हैं, ये मोटे अनाजों में रखा गया है। और ये हमारे पूरे विश्व स्तर पर इनकी जो
पैदावार ली जा रही है उसको यदि हम अपने घरों में और प्रतिदिन खाने में शामिल करें तो हम इसका पूरा पोषक अपने शरीर के लिए काम में ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मोटे अनाज, और कुपोषण की जो समस्या है उसका भी समाधान इससे किया जा सकता है, जिसे हम पोषक अनाज कह रहे हैं, श्री अन्न कह रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत ज़रूरी है कि उचित तरीके से इनका प्रसंस्करण किया जाए, ये हमारे घरों तक पहुँचे, हमारी थाली का एक बार फिर से हिस्सा बने। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की दूसरी रिपोर्ट। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी खाद्य प्रसंस्करण पर, यानी मोटे अनाज या फिर कहें मिलेट्स के खाद्य प्रसंस्करण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और कैसे कौन कौन से अलग अलग इससे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, चीजें बनाई जा सकती हैं, वो भी हमने आपको बताया। फिलहाल आपकी कॉल्स का हम इंतजार है, आप हमें जरूर कॉल करें, जो भी आपके सवाल हम तक पहुंचाएं। उससे पहले एक हम ईमेल ले लेते हैं। ये हमारे पास सतीश जी का ईमेल आया है आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। ये जानना चाहते हैं हार्वेस्टर से सरसों की कटाई कब करनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सर, सरसों की कटाई तो तैयार है जी। ये हमारा फरवरी के लास्ट वीक से शुरू हो जाता है और इसका आप कटाई करके उसके बाद वो थ्रेसिंग से उसकी वो करा के तो उस हिसाब से उसकी कर लेनी चाहिए। ठीक है सर। और एक और ईमेल है हमारा, ईमेल तो नहीं है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल आया है। अनिल है एक दर्शक और ये जानना चाहते हैं कि जो धान की फसल है उसमें अच्छी उपज कैसे प्राप्त की जाए, क्या किया जाए इसके लिए, आगे जब फसल लेंगे तब के लिए शायद ये पूछ रहे हैं। धान की अच्छी फसल के लिए सबसे पहले किसान भाइयों अपना मृदा जांच कार्ड बनवाएं। उस जांच के आधार पर अगर हम संतुलित उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उसका उत्पादन भी अधिक होगा और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जी, एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया है। जी नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताइए क्या। नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी में जानना चाहता हूँ कि हर पौधों को चाहिए पोषक तत्व अनेक, तो हमारे कुछ पोषक तत्व जो है वातावरण से, जैसे वर्षा, हमारा वायु है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन, इतने तो हमें वातावरण से मिलते, और जो हमारी मिट्टी में पोषक तत्व देना है तो हमें उसको किस हिसाब से देना चाहिए। पौधों को खेतों में जो खराबी होती है उसको जला देते तो उससे कितना बड़ा हमारा नुकसान होता है, उसको किस प्रकार से हम बचाएं, और साल में कितनी बार हमें मिट्टी जांच करानी चाहिए, किस हिसाब से हमें पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। दूसरी चीज एक जो मैं और जानना चाहता हूँ, ये जो मोटे अनाज का है तो हम, क्योंकि हम लोग किसान हैं, कभी अनाज अगर सस्ता और बेचते नहीं तो हम मोटे अनाज का भंडारण कैसे करें जिससे उसमें जो गुण न लगने पाए, उसमें फंगस न होने पाए, हमारा अनाज खराब न होने पाए। ठीक है,
ठीक है नंद स्वरूप जी, दोनों ही मेहमानों से आपके सवाल है, तो पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी क्या बताना चाहेंगे? किसान भाइयों, अभी बात चर्चा चल रही थी कि कैसे क्या हम कौन से उर्वरक डालें। उर्वरक तो डालने के लिए सब अलग हैं। जैसे हमने मुख्य पोषक तत्व की अगर जांच कराई तो उसमें हम नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास की मात्रा भरपूर दें। और ये डालने का जो आपने तरीका पूछा है वो तरीका है, जैसे हम अगर गेहूं की बुवाई करें तो अगर हमने सीडल मशीन से बुवाई की है तो उसमें 2 डोंगे लगे होते हैं, ऊपर बीज डालें, नीचे वाले डोंगे में फर्टिलाइजर डालें। इसमें कितना फर्टिलाइजर पड़ना चाहिए? 1 हेक्टेयर में 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास, 25 केजी जिंक सल्फेट। लेकिन जिंक सल्फेट को हम नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास के साथ नहीं डालेंगे। जब हम खेत की जुताई करें उसमें पहली जुताई में हम 2 केजी जिंक सल्फेट खेत में डाल दें। उसके बाद फिर 3-4 जुताई करते हैं। उसके बाद बहुत सी ऐसी हमारी जो फंगस बीमारियां लगती है, जो हमारा गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से और मुजफ्फरनगर केंद्र पे जो बन रहे हैं, जिसको नाम है टाइको डर्मा का, बिवेरिया बेसियाना, बहुत से ऐसे जैविक बायो फर्टिलाइजर हैं जो उनको आप बुवाई के समय पहले ही आपकी दूसरी जुताई पे डालें तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन अधिक होगा। जी ठीक है। आज और दूसरा हमारा जो सवाल है वो बबीता जी से है और ये जानना चाहते हैं, बबीता जी हमारे दर्शक हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया है। उनका सवाल है कि मोटे अनाज का भंडारण किस तरीके से करें ताकि फफूंद न लगे, खराब ना हो अनाज और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े। मोटे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए तो हम लोग घरेलू स्तर पे काम, उसके लिए जो देसी इलाज चलता है, देसी तरीके हम लोग अपनाते आए हैं कि टंकियों में मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोल दीजिए, आप क्या कह रही थी, एक बार फिर से रिपीट कर दें। हाँ, तो अनाज का भंडारण करते वक्त अनाज पलटा जाना चाहिए और में इसको स्टोर किया जाना चाहिए। यदि स्टोर करते वक्त यदि नमी का ध्यान नहीं रखा गया तो ये अनाज हम 12 महीने के लिए स्टोर कर नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले अनाज की नमी को चेक करें और नीम के पत्तों का उपयोग करें, क्योंकि ये जो अनाज हम घर में खाएंगे तो उसमें हम केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे। तो जो नीम है वो हमारा देसी तरीका है और उससे हम अनाज को लंबे समय के लिए रख सकते हैं। और इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जब हम इस अनाज से आटे की फॉर्म में तैयार करवाते हैं तो जो हमारे गर्म से ठंडे की प्रक्रिया, जिसको कि हम ब्लांकिंग मेथड कहते हैं, उसके द्वारा हम अपने इस आटे के जो भी हमारा मोटा अनाज है उसका जो आटा तैयार होगा उसकी सेल्फ लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि बबीता जी ने बताया कि नमी नहीं होनी चाहिए, जो भी अनाज है उसमें ज्यादा अगर नमी होगी तो लंबे समय तक वो नहीं रुकेगा, वो तो चाहे मोटा अनाज हो या फिर कोई भी अनाज हो, उसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और कैसे आप इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं ये भी आपने जाना। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, आप हमें कॉल करें। आप अगर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार फिर से आपको आज का विषय बता दें। हमारा पहला विषय है रबी फसलों में एकीकृत पोषण प्रबंधन और साथ ही कैसे करें मोटे अनाज का प्रसंस्करण। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी हम लगातार स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल पता है। तो चलिए, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपिन जी हैं जिन्होंने सागर से फोन लगाया। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि गेहूं में यूरिया खाद कितनी बार डालना चाहिए, क्योंकि अलग अलग किस्मों के अनुसार होता है। तो अगर 4 से 5 पानी दे रहे हैं तो कितनी बार यूरिया डालना चाहिए। और दूसरा सवाल मैम मेरा ये था कि जो हम गोबर की खाद डालते हैं या फिर जो केंचुआ खाद डालते हैं खेतों में, तो इसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति पूरी तरह हो जाती है, या फिर एक खाद डालने के बावजूद भी हमें रासायनिक खाद डालनी चाहिए फिर भी उसके मतलब जो गोबर का खाद तो डाला है लेकिन फिर भी क्या रसायन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 2 सवाल हैं आपके विपिन जी। सर, पहला सवाल इनका ये है कि गेहूं में कब कब सिंचाई लगाएं, कितनी सिंचाई लगाएं, यूरिया अगर वो डाल रहे हैं उसके अनुसार सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए। और दूसरा सवाल है कि क्या अगर वो जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे थे, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या रासायनिक खाद का भी यहाँ पर इस्तेमाल उन्हें करना पड़ेगा, यानी क्या उसकी आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, जैसे यूरिया की बात चल रही है गेहूं की फसल में, 150 केजी नाइट्रोजन हम देते हैं उसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो 260 केजी यूरिया आ गई है 1 हेक्टेयर में। उसको अगर हम एकड़ में करें तो 75 केजी यूरिया, उसका 1/3 हमने बुवाई के समय ले ली। शेष जब हम पहली सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन पे, तब उस समय हम उसका 1/4 भाग उसको बुवाई उसकी टॉप ड्रेसिंग कर दें, जिससे हमें जो फसल आगे जो हमारी टिलरिंग की अवस्था में होती है वो अच्छी रहे। दूसरा क्वेश्चन ये था जी, दूसरा उनका सवाल था कि अगर वो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं तो क्या उससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी या फिर उसके बाद भी रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आप बायो कंपोस्ट आप डाल रहे हैं तो उसमें सारे पोषक तत्व हमारे होते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाते हैं। लेकिन जो हमारी केंचुआ खाद है, इसमें अगर हम कोई पेस्टिसाइड डालेंगे, जो उसमें जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए आप उसमें पेस्टिसाइड नहीं प्रयोग करेंगे। सिर्फ आप अगर वो केंचुए खाद डालिए तो जब आप दूसरी तीसरी जुताई करते हैं उस समय आप 10 टन प्रति हेक्टेयर उसका डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर देखिए, अगर आप रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो जीवांश जो होते हैं मिट्टी में या फिर हमारे जो मित्र होते हैं, मित्र कीट भी कहते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं वो, तो उन्हें भी काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसी खेती अपनाएं जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल ना करना पड़े, या फिर करना भी पड़े तो उचित मात्रा में। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, उस पर हम बबीता जी से बात करते हैं। बबीता जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? हेलो बबीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बबीता जी, क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? थोड़ा सा बोलेंगे। जी, हमारा आज का जो विषय है यानी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, इसमें अब हम बात कर लेते हैं किस किस प्रकार से इनका प्रसंस्करण किया जाता है, क्योंकि इसमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कुछ एक हमारे मोटे अनाज जैसे भी हैं जिनके ऊपरी स्किन होती है, उसको लेकर के भी उचित तरीका अपनाना होता है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से इनका प्रसंस्करण किया जाता है ताकि खाने योग्य बन सके। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जी बबीता जी, शायद बबीता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे सुन नहीं पा रही है वो। हम फिर से उनसे संपर्क करेंगे और जरूर आज का जो दूसरा विषय है उस पर कुछ और सवाल हम उनसे लेंगे। अदर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रहा है मैडम की आवाज के बजाय। जी बबीता जी, हम फिर से संपर्क करेंगे आपसे। आपकी आवाज हम तक तो पहुंच रही है, लेकिन शायद आप सुनाइए। जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी, अब जी बबीता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इनका प्रसंस्करण किस प्रकार किया जा सकता है, जो अलग अलग हमारे मोटे अनाज हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इनके प्रसंस्करण में भी सावधानी रखने की बहुत जरूरत होती है ताकि ये खाने योग्य बन सके। बिल्कुल आवाज नहीं है ये आपके सवाल की। ये आप जो बोल रहे हैं ये आवाज आ रही है, मैडम की आवाज दब रही है।
फिर से हम संपर्क करेंगे, बबीता जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आज का जो दूसरा विषय है उस पर हम बात कर लेते हैं, रबी फसलों में एकीकृत पोषण प्रबंधन के बारे में। सर, आपने बताया था कि किस तरीके से खेत से मिट्टी इकट्ठी की जाए, उसके बाद क्या करें? जब किसान भाइयों अपने खेत की मिट्टी इकट्ठी कर ली है, फिर उसको अपनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजेंगे। मृदा प्रयोगशाला हर जनपद में 3-4 होती हैं, उसमें कृषि विभाग की भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होती है, दूसरी हमारी यूनिवर्सिटी की भी कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, तो वहाँ भी मिट्टी जांच परीक्षण प्रयोगशाला है। साथ में हमारी कुछ चीनी मिलों ने भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बना रखी है, तो वहाँ भी अपने नमूने की भी जांच करा सकते हैं। मुख्य पोषक तत्व जांच के लिए जो हमारा किसानों से जो शुल्क लिया जाता है वो 50 रुपये प्रति नमूना है। साथ में अगर कोई किसान सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जांच करवाता है तो उसका शुल्क 150 रुपये है। 150 रुपये देने के बाद उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार हो जाता है। उसके आधार पे अगर किसान फर्टिलाइजर डाले तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन बढ़ेगा और हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जी बबीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या आप? और सर, बाजरे पर एक सवाल आया, आप बता पाएंगे या फिर बबीता जी से जब हमारी बात बाजरे की वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी कम समय की वैरायटी के बाजरे हो सकते हैं? या बबीता जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? चलिए, हम जरूर आपका ये सवाल लेंगे। हमारे साथ हरिमोहन पाल हैं जिन्होंने ईमेल किया है। नईमुद्दीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार नईमुद्दीन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा निवेदन यह है, 20-25 टन प्रति हेक्टेयर के गोबर की खाद के लिए परामर्श विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, किंतु इतना 25 टन 20 टन की गोबर और अवशेष कहाँ से आएंगे? क्योंकि ना तो गेहूं के और धान के अलावा इतना अवशेष प्राप्त होता है किसी भी फसल में, और ना ही इतना गोबर मिलता है। तो ये कहाँ से जो परामर्श विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है, तो इतना 20-25 टन हम कहाँ से आपूर्ति करेंगे प्रति हेक्टेयर? जी सर, क्या बताना चाहेंगे? इसमें किसान भाइयों, अगर ये आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो साथ में हम हरी खाद से ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या है कि सनई की फसल आप उसको बो दे या ढैंचा की फसल, जब हमारी गेहूं की कटाई हो उससे हमें 50 से 60 टन हमें नाइट्रोजन मिल जाता हुआ है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा का मृदा का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमारे जो जीवांश की भी कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी है, वो भी हमारी ऑर्गेनिक मैटर की भी पूर्ति हो जाएगी। साथ में जो हमारा जमीन का पीएच भी बढ़ रहा है, जो आज हमारा 8.2 8.5 हो गया है, और किसी भी फसल बोने के लिए हमें 6.5 से 7.5 पीएच होना चाहिए, वो पीएच भी हमारा डाउन होएगा। जी बबीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बबीता जी, एक हमारे दर्शक हैं हरिमोहन पाल हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है। ये जानना चाहते हैं कि कम समय की बाजरे की कौन सी अच्छी किस्म है? सॉरी, बाजरे के लिए क्या पूछा उन्होंने? कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी। बाजरे की कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी बात करें तो अभी पोषण को देखते हुए बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज लाई गई हैं, जिसमें कि HHB 332 और HHB 314 ये हमारी बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया गया है और ये कम समय में तैयार होने वाली फसल है। जी जी बिल्कुल। तो कम समय में तैयार होने वाली फसलों के बारे में आप हरिमोहन पाल जी हैं जिन्होंने ईमेल किया है, बिल्कुल आप जान गए हैं, तो जरूर आप इस वैरायटी को अपनाएं। और जो आज का हमारा दूसरा विषय है, सर हम उस बात पर नहीं आ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए या मिट्टी के परीक्षण के लिए मिट्टी इकट्ठी की है खेत से, आगे क्या क्या करें उसमें? जी, जो किसान भाई अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना लिए हैं उसके आधार पे अगर हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है। जी चलिए, इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे हेलो किसान के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आइए बात करते हैं कॉलर से। आनंद प्रताप सिंह है हमारे साथ फोन लाइन पर, जिन्होंने गोंडा से हमें कॉल किया है। जी बताइए आनंद प्रताप सिंह जी, क्या सवाल है? गोंडा से आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मैम जी, हम जानना चाहते हैं कि मोटे अनाज से बिजनेस के उद्देश्य से, पैसे के उद्देश्य से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बबीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? अब हाँ जी बोलिए। जी आनंद प्रताप जी हमारे दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मोटे अनाज से बनाए जा सकते हैं, अगर एक बिजनेस मॉडल के तरह। अगर आपकी आवाज बीच में से गायब हो जाती है और ये अदर आवाज ज्यादा आ रही है। जी बबीता जी, चलिए एक बार फिर से हम लाइन दुरुस्त कराने का प्रयास करते हैं। बबीता जी तक हमारा सवाल नहीं जा रहा है, हमारी आवाज नहीं जा रही है। फिर से हम संपर्क करेंगे और जो हमारे दर्शक हैं आनंद प्रताप जी, उनका जो प्रश्न है उससे हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे और इसका जवाब लेंगे। और आज का जो पहला विषय है, यानी रबी फसलों में किस तरीके से पोषण प्रबंधन किया जाए, उस पर एक बार फिर से आते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी क्या बताना चाहेंगे? इसमें किसान को हम ये बताना चाहेंगे कि हमें एकीकृत पोषण प्रबंध कैसे जो प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे पहले आया था कि हम अपने मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जब जांच कराते हैं तो कहाँ पहुंचाना चाहिए, किस उस पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंचाना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे जिले लेवल पे 2-3 प्रयोगशाला स्थापित हैं। उसमें कृषि विभाग की हैं, कृषि विज्ञान की केंद्र की हैं। वहाँ जब आप नमूना पहुँचाएंगे, फिर वहाँ प्रक्रिया होती है कि कैसे वह मिट्टी जब जाएगी तो उसको छानने के बाद उसका जमीन का सबसे पहले पीएच निकाला जाता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन निकाला जाता है, फिर उपलब्ध फास्फोरस पोटास की जांच होती है, फिर उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व में हम AA से उसका जिंक है, कॉपर है, बोरान है, उन तत्वों की हम जांच करने के बाद ही किसानों को वैज्ञानिक संस्तुति देते हैं कि आप रबी की फसल में इतना पोषण प्रबंध करें तो निश्चित रूप से हमारी लागत कम, उत्पादन अधिक बढ़ेगा। अभी रबी की फसल बोने में अभी जैसे गन्ना है, गन्ना की भी बुवाई रबी में शुरू हो जाती है, उधर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का। उस समय भी अगर हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लें और उसके आधार पे अगर हम गन्ने में फर्टिलाइजर डालें तो हमारे गन्ने का भी उत्पादन बढ़ सकता है। आज जनरली हम गन्ने का अगर देखा जाए तो हमारा उत्पादन बहुत कम है, 1 बीघे में 60 से 50 कुंटल निकल रहा है। और जो किसान हमारे अच्छे हैं वो ट्रेंच मेथड से कर रहे हैं, उनको 100 से 125 कुंटल प्रति बीघा भी मिल जाता है। तो हम सही तरीके से अगर पोषण प्रबंध करें तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। बिल्कुल, देखिए सही विधि से पोषण प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही आपका उत्पादन बढ़ेगा। और अगर आप सही मात्रा में उच्च समय पर और पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो आपकी लागत भी कम होगी, और लागत कम होगी तो अपने आप ही आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। बबीता जी मुझे सुन पा रही हैं अब आप?
जी बोलिए। जी बिल्कुल। बबीता जी, एक हमारे दर्शक थे जिनका सवाल ये था कि प्रसंस्करण में खासतौर पर मिलेट्स के किस किस तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं और इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह या फिर क्या स्टार्टअप की तरह कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है? देखिए, हम लोग मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स से काफी सारी चीजें हम लोग प्रसंस्कृत करके बना सकते हैं, जिनकी आज मार्केट में बहुत डिमांड है। बस जरूरत है उसको हमें अपना आमदनी का जरिया बनाने की आवश्यकता है। और ये जो मिलेट्स ऑफ ईयर हम लोग मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे मिलेट हैं, जो कि अभी किसान वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों में ही खाए जा रहे हैं, उनको उच्च आय वर्गीय परिवारों की थाली तक पहुंचाना। और इसको वहां तक पहुंचाने के लिए हमें इसको, जो कि बाजार की डिमांड है, जो कि हमारे उपभोक्ताओं की डिमांड है, उसके हिसाब से इनको प्रसंस्कृत करके वहां पहुंचाया जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि आज जो हमारे इस वर्तमान समय में ब्रेड की बात करें, जो डबल रोटी मैदा से बनाई जा रही है, और यदि मैदा का हम प्रभाव देखें कि हमारे शरीर पर जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पर फिर भी लोग जानते हुए उस चीज को अपने खाने से दूर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसको व्यावसायिक स्तर पे मिलेट्स के द्वारा, जिसमें कि खास तौर पे हम बाजरे का यूज कर सकते हैं, हम लोग रागी को काम में ले सकते हैं, या मिक्स करके जो हमारे मिलेट्स हैं उसके द्वारा भी हम लोग टोस्ट, बिस्किट और ये जो हम डबल रोटी, या जिसको हम कहते हैं ये जो आज के टाइम में चलन है, क्या कहते हैं, पिज्जा बन रहे हैं, इनको सबको हम रिप्लेस करके और हम व्यावसायिक स्तर से यदि जुड़ना चाहें तो हम सबकी थाली तक मिलेट्स को पहुंचा सकते हैं और बीमारियों को उनसे दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें, जो हम लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ, या जो हमें मीठा खाने का शौक लगा हुआ है, यदि हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए और हम जो मिलेट्स के द्वारा मिठाइयाँ जो अच्छी क्वालिटी, मतलब बच्चों को पोषक तत्व प्रदान करेगी, उनको भी हम लोग बना करके और मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। और इसका उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगी कि हमारे श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में बाजरे के प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, और बहुत जल्दी बाजार में हमारे बाजरे के बिस्किट सभी को मिलने वाले हैं, जिसकी पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो छोटे बच्चे, 3 साल से बच्चे लेकर और हमारे जो बुजुर्ग वर्गीय लोग हैं, वहां तक इस बिस्किट को वो पसंद कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ दे रही हूँ। ये जितने भी हम लोग खाने की चीजों को उपयोग कर रहे हैं, उनमें यदि हम बदल उस अनाज को हटाकर और अपने मोटे अनाज को ले आए, तो हम वहां पर व्यावसायिक स्तर पे अपनी पहचान बना सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, व्यावसायिक स्तर पर अपनी पहचान आप बना सकते हैं, जहां हमारे किसान मोटा अनाज उगाकर इसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। वही ऐसे उद्यमी जो कि प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इस वक्त बहुत अच्छे अवसर हैं। बस जरूरत है इन अवसरों को पहचानने की, समझने की और उन्हें हकीकत में तब्दील करने की। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा विषय है, यानी कि पोषण प्रबंधन, एकीकृत पोषण प्रबंधन किस प्रकार से करें। तो सर, आपने बताया कि कैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या फिर मिट्टी की जांच करा सकते हैं। अब जब उन्हें मिट्टी की जांच कराने के बाद कार्ड मिल जाता है, उसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए किसानों का? जब वो सॉयल हेल्थ कार्ड जब किसान को मिल जाए, फिर उसमें जो तत्व की कमी है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। जैसे अभी जो जनरली जो जीवांश की कमी दिखाई जा रही है, तो उसमें देखा है कि कुछ लोग जो फसलों के अवशेष होते हैं वो जला देते हैं। हमें फसलों के अवशेष को जलाना नहीं। जैसे अभी गेहूं की कटाई होगी मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो उसके जो ऊपर से हार्वेस्टर से उसकी कटाई कंबाइन से कर दो। जो उसकी नरई होती है उसको जलाए ना, उसको कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद उसमें हम 2 kg यूरिया प्रति बीघा अगर हम डाल देंगे, तो उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ जाएगी।
उसी तरीके से जब हम धान की कटाई करते हैं तो उसकी पराली को भी नहीं जलाना है, उसके भी अवशेष को भी हम खेत में जुताई करने के बाद यूरिया से, हमारे पूसा इंस्टीट्यूट से भी ऑर्गेनो डिकम्पोजर भी बना हुआ है, बहुत से पेस्ट मटेरियल हमारे गन्ना शोध परिषद से भी बनाए जाते हैं, तो उनसे भी हम फसल अवशेष को सड़ा सकते हैं और सड़ाने के बाद उसमें हम जीवांश की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और भी उसके साथ भी जो हम फसल बोएंगे तो उसमें हमें पैदावार भी मिलती है। जी बिल्कुल, आइए अब बात करते हैं एक सवाल की। इंस्टाग्राम के माध्यम से सवाल हमारे पास पहुंचा है। ये जो दर्शक है हमारे अनमोल हैं और इंस्टाग्राम पे इन्होंने पूछा है, बबीता जी ये सवाल आपके लिए है कि क्या मक्का भी मोटे अनाज की श्रेणी में आता है? प्रशांत कुमार नाम है इनका, जिला हापुड़ से। मक्का हमारे यहाँ यदि हम इसको फसल की बात करें तो मुख्य फसल में इसका भी एक हिस्सा बना हुआ है और ये हमारे मिलेट्स का ही एक भाग है। और मक्का को भी हम प्रसंस्कृत करके जितने भी जो हम अभी बात कर रहे हैं वो मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, इन सभी को प्रसंस्कृत करके हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो गेहूं को हमने हमारी मुख्य जो आहार से जोड़ लिया है, उसमें गेहूं को कम करके और हमारे इन मिलेट्स को हमें आगे लेके आना है। तो मक्का भी, लेकिन मक्का जैसे कि हमारे उदयपुर वाले एरिया में इधर में ज्यादा होता है तो वहां के लोग इसको अपने खाने में करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो भी है ये सभी पोषक अनाज हैं और आप इन्हें अपने भोजन में शामिल करें, या फिर जो युवा हैं या उद्यमी हैं उनके लिए सलाह है कि आप इसे प्रसंस्कृत करें और बाजार तक पहुंचाएं। इसकी जरूरत को लेकर जो मांग है उसकी पूर्ति करें। एक कॉलर है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हरि सिंह जी है कपूरथला पंजाब से। जी हरि सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर, बताएं। डॉक्टर साहब जी ये मोटे अनाज है, ये 8 पीएच वाली जमीन में कामयाबी से उगाए जा सकते हैं जी, इसके बारे में थोड़ा बताया। कितने पीएच वाली, कितना पीएच बताया आपने? 8 पीएच वाली जी। 8 पीएच, ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर बबीता मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रही हूं। 8 पीएच है, जानना चाहते हैं क्या उसमें मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 8 पीएच, 8 पीएच इनकी भूमिका है, पीएच मान जो है, तो ये जानना चाहते हैं क्या इसमें भी मिलेट की खेती की जा सकती है? मोटे अनाज से जुड़े हुए जो फसलें ली जा सकती हैं इतने पीएच में भी? शुरू में आपने क्या बोला? शुरू में मैडम एक बार फिर से बोलिए। पीएच मैम, इनके मिट्टी का पीएच जो है वो 8 है। आप सुन पा रही हैं मुझे? बबीता जी सुन पा रही हैं आप मुझे? ये बीच की आवाज थोड़ा साइलेंट कीजिए। हम बता दें क्या? अच्छा चलिए, आवाज नहीं मिल। हाँ जी बबीता जी सुन रही हैं आप मुझे? नहीं जा रही हमारी आवाज। सर आप बता पाएंगे कितना पीएच मान होना चाहिए? किसान भाइयों, जैसे मक्का के लिए जो पीएच है वो 8 पे आराम से उसको उगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ईस्टर्न यूपी है देवरिया गोरखपुर में, वहाँ हार्ड सॉइल है जिसका पीएच 8.5 से 10 तक उसका पहुंच गया है, यानी मोर देन कैल्शियम कार्बोनेट 30 से 40% है। तो वहाँ बहुत से हमारा मक्का अनुसंधान केंद्र भी वो खुला हुआ है एक, तो वहाँ से वो लोग मक्का खेती बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो उस पे खेती की जा सकती है अगर 8 पीएच है। और दूसरी भी फसलें ली जा सकती है, ज्वार बाजरा, क्या ये भी इतने पीएच में लिया जा सकता है? हाँ उसको भी लिया जा सकता है, ये तो सामान्य पीएच होगा जैसे हमारा। वैसे भी मिलेट्स जो हम कह रहे हैं कि मोटा अनाज जो हार्डी क्रॉप्स होती हैं, इन्हें ना बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ना ही बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और ये उच्च तापमान में भी अच्छा उत्पादन देती है। और इसीलिए इन्हें हम कहते भी हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम की मार पड़ रही है, ऐसे में जो गेहूं, धान, ऐसी अन्य फसलें उनको काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन जो मोटा अनाज है, जो मिलेट्स है, वो इतने तापमान में भी खराब नहीं होती है, और अगर पानी नहीं भी है, कम पानी है, उसमें भी ये अच्छा उत्पादन देती है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी किस तरीके से हमारे किसान जो है ये फसलें अपना सकते हैं? ये मोटे अनाज वाली तो फसल का जो अभी अभियान हमारा चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 में ही ये प्रारंभ किया है। तो इसमें
आप जैसे अगर कोई गन्ने की भी फसल लेते हैं तो बीच में अगर हम ट्रेंच मेथड से गन्ना बोते हैं अभी बसंतकालीन में, तो उसके बीच में भी आप बो सकते हैं। तो इसके साथ में बहुत से हमारे जो बीमारियां होती हैं, जो कीड़े होते हैं, वो उस पर अटैक करते हैं और वो हमारा समझो फायदेमंद भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसे गन्ना के बारे में बात कर रहे हैं, तो गन्ने के साथ तो वैसे भी कहते हैं कि आप दूसरी फसलें जरूर लें ताकि पूरी भूमि आप इस्तेमाल करें और आपको आपकी आय में भी वृद्धि हो। और ऐसे में मोटे अनाज की यानी मिलेट्स की भी खेती साथ साथ की जा सकती है। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में एक पोषण प्रबंधन की और साथ ही मोटे अनाज का कैसे करें खाद्य प्रसंस्करण। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कीजिए। 2 टोल फ्री नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, 1800-1130-60 और दूसरा नंबर भी है जिसमें अंत में बस आपको 61 लगाना है। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल। आप हमें ईमेल करें और तुरंत उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लाइव कार्यक्रम में आपके ईमेल्स का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। तो जरूर अपने प्रश्न हम तक पहुंचाएं और अपने सवालों के जवाब जानें। और एक हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मांगीलाल जी हैं जिन्होंने मंदसौर से हमें कॉल किया है। मांगीलाल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। हेलो जी मांगीलाल जी, बताएं सवाल, बताएं अपना। मक्का में कौन सी किस्म अच्छी रहती है रबी फसल में? मक्के की किस्म जानना चाहते हैं आप? बबीता जी मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, हमारे दर्शक हैं ये मंदसौर से, ये मक्के की किस्म जानना चाहते हैं, उनके क्षेत्र के अनुसार कौन सी बेहतर रहेगी। बबीता जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक मेरी। हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से उनसे संपर्क करेंगे और जरूर हमारे जो दर्शक हैं मांगीलाल जी, उनका सवाल हम लेंगे, यानी उनके क्षेत्र के अनुसार मक्के की कौन सी अच्छी किस्म है जिसका वो चुनाव कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, पहला जो हमारा विषय है रबी फसलों में एकीकृत पोषण प्रबंधन की। सर, और क्या क्या सुझाव है, किस तरीके से हमारे किसान अब उचित प्रबंधन कर सकते हैं? किसान भाइयों, सबसे पहले जब हम कोई भी फसल बोएं तो उसके पहले हमें बगैर मिट्टी की जांच के आधार पे हम फर्टिलाइजर प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आप मृदा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अभी 2-3 साल का अगर स्तर देखा जाए
तो कहीं तो हमारा जीवांश की कमी हो गई, कहीं फास्फोरस की भी कमी हो गई। तो इसकी हमें पूर्ति देना है, क्योंकि ये हमें भरपूर मात्रा में देना है। और उसके बाद हमें 20% में सूक्ष्म पोषक तत्व भी देना है। एक किसान भाई हमारा बाराबंकी से कह रहा था कि मिट्टी की जांच कब कब करानी चाहिए। किसान भाइयों, हर साल मिट्टी की जांच नहीं होती है, हर 3 साल पे एक बार मिट्टी की जांच करा लें, अपना सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार कर लें और उसी के आधार पे 3 साल तक का वही सॉइल एक स्ट्रक्चर संरचनाएं उसकी रहती हैं, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सारे किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार हो जाना चाहिए। यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि सारे किसानों के घर घर सॉइल हेल्थ कार्ड बने, और हमारे प्रदेश सरकार का भी है कि हर किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाए। उसके आधार पे फसल का अगर उत्पादन किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन होगा। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि सारे लोग अपनी मिट्टी की जांच अपने नजदीकी मृदा परीक्षण केंद्र से करा लें, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, या इफको कर्फको जो संस्था है वो भी मिट्टी की जांच करता है। तो अपना पहले मिट्टी का स्वास्थ्य देखना चाहिए, उसके आधार पे ही फसल बोना चाहिए। जी, बबीता जी के पास चलते हैं, वो हमारी लाइन ठीक हो गई है। बबीता जी, अब तक मेरी आवाज शायद अब पहुंच रही होगी। मक्के की किस्म की हम बात करें तो पूसा सुपर स्वीट कॉर्न, पूसा सुपर कॉर्न, पूसा विवेक 2PM9 ट्रू वैरायटी, ये वैरायटी है जिसमें कि मक्के की अच्छी वैरायटियां तैयार की गई हैं और इसकी पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। तो मांगेलाल जी हमारे दर्शक थे जिन्होंने जानना चाहा था कि उनके क्षेत्र में मक्का की कौन सी उचित किस्म या फिर अच्छी किस्म हो सकते हैं जिससे अच्छी पैदावार उन्हें प्राप्त हो सके। तो ये था बबीता जी का जवाब। मांगेलाल जी, जरूर आप इन किस्मों को आजमाएं, इन्हें इस्तेमाल करें, इनकी खेती करें। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमसे बात करने के लिए, और बीच बीच में आपसे पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी काफी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं खरीफ फसलों में, माफ कीजिएगा, रबी फसलों में पोषण प्रबंधन की। तो सर, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, बिल्कुल अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो मैं चाहूंगी आप अपनी तरफ से और कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। किसान भाइयों, जैविक खाद का जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बायो फर्टिलाइजर जो तैयार किया जाता है, जो हम फास्फोरस अपनी जमीन में देते हैं, वो घुलनशील अवस्था में नहीं हो पाता है, 20 से 25% ही उपलब्ध हो पाता है। तो उसके लिए हमारा जो गन्ना शोध परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा PSB जो तैयार किया गया है, अगर हम PSB डाल दें, जिसकी जो मात्रा है 1 हेक्टेयर में 10 kg 50-60 kg सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाने के बाद खेत में दूसरी या तीसरी जुताई पे डाल दें, जो हम उसमें DAP या सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे वो 50 से 60% हमारे पौधों को उपयोग हो जाएगा, यानी हमारी 25% फास्फोरस की भी बचत हो जाएगी। इसके साथ बहुत से हमारा जो हमने यूरिया का प्रयोग किया है, जो हमारा वेस्ट चली जाती है, लीच कर जाती है, तो उसके लिए जो हमारे संस्थान द्वारा एस्टोबैक्टर भी तैयार किया जाता है, तो हम 10 kg एस्टोबैक्टर अगर डाल देते हैं और 50-60 kg सड़ी हुई गोबर की खाद में, तो हमारा उसमें 25% नाइट्रोजन की भी सेविंग हो जाती है। तो ये बायो फर्टिलाइजर हर किसान प्रयोग करें, जिससे हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भरपूर पैदावार भी मिलेगी। जी बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल करें, और जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो, उसमें इनकी भूमिका और अहम हो जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब भी आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें तो एक अच्छा मॉडल बनाकर करें जहां पर रसायनों का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि ये आपकी मिट्टी के लिए काफी हानिकारक है और इसका मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए, और दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब दिया आपने और जानकारी भी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। कल का विषय क्या है जिससे जुड़े हम आपके सवाल लेंगे, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा पहला विषय रहेगा फसलों में उर्वरकों का प्रयोग, और दूसरा विषय रहेगा सब्जियों के बीज का, सब्जियों का बीज किस तरीके से तैयार किया जाए। ये कल के 2 विषय हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी बता सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये हमारे आईडी हैं, हर जगह पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर जाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं।
इसके अलावा आप हमारे कॉल सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हेलो किसान हमारी YouTube चैनल पर, जिसका ID है @DD किसान चैनल। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम जरूर आपको पसंद आया होगा। आपके सवालों को हमने ज्यादा शामिल करने का प्रयास किया कि अधिक से अधिक किसानों के सवालों के जवाब दे सके। और अगर आप आज के हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो YouTube पर जरूर जा सकते हैं। यहाँ दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।